हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। वहाँ पे कुछ मैंने बेसिक बातें आपको बता दी थी और ये करंट से बिलोंग करते हुए हम क्वेश्चन देख रहे थे। ये क्वेश्चन हम करने वाले थे, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से मैंने क्लास वहाँ पे बंद की थी। तो आज फिर इसके आगे से हमको करना है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ा दिया था, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो आई होप आपने वो कॉन्सेप्ट रिवाइज किया होगा। कॉन्सेप्ट तो आपके सामने है। अब उस कॉन्सेप्ट पे बेस यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे जरा हम। क्वेश्चन ये है कि आपके पास है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोहर का जो हाइड्रोजन एटम का मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम टू रोटेट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है और उस सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो आपको गिवन है। इलेक्ट्रॉन जब रोटेट कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में तो जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है वो स्पीड गिवन है। अब इस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम में रोटेट करने से कुछ ना कुछ करंट फॉर्म होगा। तो व्हाट इज द करंट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन मोशन, यानी इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जो करंट बनेगा उस करंट की आपको वैल्यू बतानी है। तो बच्चों बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में अगर आप देखो तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि मान लीजिए जैसे ये मैंने ऐसे बना दिया, ये सर्कुलर जैसा है। अब इसमें क्या है कि लेट सपोज ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। और इस न्यूक्लियस से यहां पर कहीं इलेक्ट्रॉन है, ये इसका रेडियस r गिवन है। अब इस सर्कुलर ऑर्बिट में ये v स्पीड से जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके वजह से करंट का फॉर्मेशन होगा। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, देखिए बहुत इजी है। करंट आपका होता है I इक्वल्स टू Q/T, जो बहुत ही बेसिकली आप जानते हो। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे T की वैल्यू क्या होगी, तो T होगा जो एक्चुअली वो टाइम पीरियड होगा कैपिटल T, विच इज 2πr/v। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे तो Q अपॉन 2πr/v और ये हो जाएगा QV अपॉन 2πr। तो करंट का जो फॉर्मूला हो गया, करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया I इक्वल्स टू QV बाई 2πr। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है करंट एसोसिएटेड, क्या गिवन है जरा देखते हैं। तो यहाँ पे रेडियस गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, साथ ही साथ स्पीड गिवन है v विच इज 2.2 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो अगर आप सारे के सारे वैल्यूज को हम पुट करें तो आप पुट कर दीजिए I इलेक्ट्रॉन पे चार्ज यानी Q की वैल्यू आप रखोगे 1.6 इंटू 10⁻19, इसकी स्पीड v 2.2 इंटू 10⁻6, फिर यहाँ पर 2π, तो पाई की वैल्यू आप रख सकते हो चाहे 22/7 चाहे 3.14, कोई दिक्कत नहीं है। और r की वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से 5 इंटू 10⁻11। अब इसे बच्चों आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसे आपको सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो पहले तो आप जो 10 के पावर हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिए। 10 के पावर सॉल्व करने के बाद आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, फिर बाकी चीज़ों को आप सॉल्व करोगे। तो बच्चों मैं सीधे लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 1.12 इंटू 10⁻³ एम्पियर आएगा। आपको सॉल्व करने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कह सकते हो। और ये 10⁻³ एम्पियर का मतलब बच्चों क्या होता है, ये मिली एम्पियर होता है। तो इसको मैं 1.12 मिली एम्पियर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की वजह से जो करंट का फॉर्मेशन होगा
वो फॉर्मेशन कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1.12 एम्पियर या 1.12 × 10⁻³ आपके लिए ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ये फॉर्मूला अब चाहो तो ये बेटा फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखो। अगर आप फॉर्मूला कभी भूलते हो तो वो फॉर्मूला आपको रिकॉल कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से फाइंड कर सकते हो। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम अगर देखें तो हमने जो पढ़ाई की थी उसमें कुछ और भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाए होंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है डिस्चार्ज ट्यूब का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो टोटल करंट हो जाता है बच्चों, अगर आपको याद हो तो टोटल करंट जो आई हो जाता है ये हो जाता है I1 + I2। कोई प्लस माइनस नहीं करना है, सिंपली प्लस लेना है। अब ये I1 होता है ड्यू टू वन चार्ज पार्टिकल करंट, I2 होता है अनदर चार्ज पार्टिकल करंट। अब जरा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। एक नियॉन गैस डिस्चार्ज ट्यूब है और इसमें क्या ये मैंने क्वेश्चन करवा रखा है आपको पहले, बताइए? शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है, ठीक है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, पहले हमने कर रखा है। चलिए, तो मैंने पहले करा रखा है आपको, तो इसको क्यों कर रहे हैं हम फिर से? चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ रखा था देखिए। नहीं, हमने ये क्वेश्चन किया था एक्चुअली, नियॉन गैस डिस्चार्ज ट्यूब का क्वेश्चन नहीं किया था, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नियॉन गैस डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें 2.9 × 10⁻18 Ne+ आयन यानी पॉजिटिव आयन ये मूव कर रहे हैं बच्चों राइट को, ठीक है, ईच सेकेंड। वाइल जबकि क्या है 1.2 × 10⁻18 जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहे हैं लेफ्ट में इन दिस टाइम, मतलब सेम टाइम में। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको 1.6 × 10⁻19 कूलम दे रखा है। आपको नेट इलेक्ट्रिक करंट बताना है। तो आप बच्चों चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम क्या है कि मान लीजिए कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ये क्या है बच्चों? डिस्चार्ज ट्यूब है। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है, जो पॉजिटिव आयंस हैं वो मूव कर रहे हैं, इसमें नियॉन गैस भरा हुआ है, मतलब समझिए इसमें कौन सा गैस है? नियॉन गैस इसके अंदर फिल है। अब इसमें क्या है बच्चों की जो Ne+ आयंस हैं वो मूव कर रहे हैं राइट साइड। तो ये जो है ये Ne+ आयंस हैं ये मूव कर रहे हैं राइट साइड, और इसमें टाइम टी लग रहा है कितना? 1 सेकेंड। ईच सेकेंड का मतलब यहाँ पे 1 सेकेंड लेना है। फिर इसी डिस्चार्ज ट्यूब में 1.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ये मूव कहाँ कर रहे हैं? लेफ्ट में। तो ये लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इन दिस टाइम का मतलब यहां भी टी कितना लेना है आपको? 1 सेकेंड, ठीक है। अब आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई की वैल्यू आपको दे रखी है 1.6 × 10⁻19। आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है नेट इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने आपको नेट इलेक्ट्रिक करंट बता रखा था I = I1 + I2। तो मान लीजिए कि Ne+ की वजह जो करंट बन रहा है राइट डायरेक्शन में वो I1 है, और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है लेफ्ट में इसके वजह से करंट है I2। अब देखिए अगर आपको Q दिया होता चार्ज तो ये आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे बेटा Q चार्ज तो दे नहीं रखा है, हालांकि उनके नंबर्स दे रखे हैं। कितने नंबर्स? तो अगर हम देखें तो Ne+ का जो नंबर है, जो Ne+ आयंस हैं इनका नंबर अगर हम ले लें N1 तो 2.9 × 10⁻18 ये मूव कर रहे हैं राइट साइड। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की और उसका नंबर ले लें हम N2
तो ये मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड कितने 1.2 इंटू 10⁻18। ठीक है ना। अब आपसे इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि नेट करंट बताइए, और दोनों बेटा टाइम कितना ले रहा है 1 सेकेंड ही ले रहा है। टाइम कितना ले रहा है यहाँ पे 1 सेकेंड ही ले रहा है। तो I1 को आप क्या लिख सकते हो, I को लिखोगे Q/T। I का फॉर्मूला होता है Q/T, और Q आपका हो जाता है NE, तो ये NE/T। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो N1E/T, टाइम मान लो इसके लिए T1, और ये N2/E, और इसके लिए टाइम मान लो T2। देखिए बच्चों, आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। नेट करंट के लिए N1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.9 इंटू 10⁻18, और E का मतलब इस पे चार्ज, तो 1.6 10⁻−19। और कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया क्योंकि डिवाइडेड बाय टाइम t जो है वो 1 सेकेंड हो गया। प्लस जब यहाँ करोगे तो N2 इसका नंबर यानी 1.2 10⁻18, और इस पे भी चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो है 1.6 10⁻−19, और डिवाइडेड बाय टाइम t यानी 1 कर दोगे। अब इसको आप जो सॉल्व करोगे तो दोनों जगह बहुत इजीली आपको 1.6 10⁻−19 कॉमन दिख रहा है। तो 1.6 10⁻−19 अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2.9, इसके साथ बेटा आप 10⁻18 भी कॉमन ले सकते हो, तो 10⁻18 भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 2.9 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 1.2। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे बच्चों, ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, चलिए इधर देखते हैं। यहाँ पे साथ साथ लिखेंगे बच्चों, क्योंकि थोड़ा अगर स्पेस कम होगा तो मुझे इरेज भी करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये 1.6 10⁻−19 और 10⁻18 पावर ऐड हो जाएंगे, तो -19 और 18 नहीं 10 ये कितना हो जाएगा -1, और ये 2.9 और ये 1.2 ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड करने पे कितने आएंगे बच्चों बताइए। 2.9 और 1.2 को आप ऐड कर दीजिए। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है जो आपको करनी है, ठीक है, और ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। हाँ, कहीं लगता है कि बहुत टफ हो जाएगा तो मुझसे पूछ सकते हो। अब एक बच्चे ने पहले वीडियो में कुछ कमेंट किया था किसी क्वेश्चन के लिए, मुझे क्वेश्चन ध्यान नहीं है, लेकिन चलिए मैं देख करके अभी इसी लेक्चर में आपको बता दूंगा। तो 2.9 और 1.2 को आप ऐड कर दोगे तो ये 4.1 आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटू 4.1, अब ये 1.6 और 4.1 को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.6 और 4.1 को मल्टीप्लाई करने पे ये कुछ आंसर आ जाएगा 6.5 समथिंग। तो 6.5 इंटू 10⁻−1, अब 10⁻−1 अगर चाहो तो आप डिवाइडेड बाई 10 कर दो, तो जो भी आंसर आएगा इसी एम्पियर में आ जाएगा। तो आई होप मेरा आंसर सही हो, गलत ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। कुछ होता है तो बताइएगा, क्योंकि गलतियाँ तो हो ही सकती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक का ये कॉन्सेप्ट था। इसके आगे अब हम देखेंगे, तो आगे हमने क्या कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था हमने। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगर हमें रिकैप की बात करें तो पहले आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये कॉन्सेप्ट समझाया था, फिर इलेक्ट्रिक करंट समझाया था क्या होता है इसमें, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। फिर उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन कराया था, फिर बोहर मॉडल पर बेस्ड, फिर बोहर मॉडल पे बेस्ड ये क्वेश्चन तो पहले कर लिया था हमने, फिर बोहर मॉडल पे बेस्ड, देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले किया था, ये स्टार टू का कॉन्सेप्ट समझाया था, ये नियॉन गैस पे बेस्ड, और ये बोहर मॉडल पे बेस्ड। चलिए अब आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मैंने ये साथ में एक आपके लिए PDF लिंक अटैच किया है, ताकि आप जानो कि सर अच्छा यहाँ से चीज़ें ऐसे हो रही हैं, ठीक है ना। बाकी मैं चीज़ें आपको सीधे बता सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए बच्चों, इसमें है क्या, दो चीज़ें हैं। एक तो आपका क्या है, देखिए जब हमने इंस्टैंटेनियस करंट की बात की
तो वो करंट हमने लिखा I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसमें, चार्ज में। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये भी तो लिख सकता हूँ डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी। क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी। अब ये डी क्यू क्या है, ये एक स्मॉल चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा और डी टी रिप्रेजेंट करेगा एक स्मॉल टाइम इंटरवल को। तो कोई अगर वायर है तो उस वायर में स्मॉल टाइम डी टी में एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज फ्लो होगा डी क्यू, उसके वजह से बनने वाला, ये करंट फ्लो हो रहा था आई, जिसके वजह से बनने वाला चार्ज डी क्यू कितना हो जाता है, आई डी टी। ठीक है, तो डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी मिला। अब ये डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी से अगर आपको टोटल चार्ज चाहिए तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रखा है कि अगर आपको टोटल चार्ज चाहिए और आपको स्मॉल वैल्यू गिवन है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टोटल चार्ज, स्मॉल वैल्यू गिवन है, तो टोटल चार्ज क्यू के लिए क्या करोगे आप, स्मॉल चार्ज डी क्यू को इंटीग्रेट करोगे। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी है, आई डी टी। तो अगर आपको चार्ज क्यू चाहिए तो आप इंटीग्रेशन करोगे आई डी टी को। अब यहाँ पे इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि इंटीग्रेशन हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो भाई जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो इनिशियल किसी टाइम t1 से टाइम t2 तक फ्लो होगा, इसलिए यहाँ पे जो लिमिट है, जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट लगेगी, वो लिमिट क्या लगेगी, t1 से t2। तो अगर आपको कहीं भी चार्ज बताना हो q और आपको i दे रखा हो t1 से t2, तो आप उसका इंटीग्रेशन करके क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये चीज करने के लिए ये इतना हो गया, लेकिन अब इसको देखो हम कैसे कर सकते हैं, और भी एक तरीका क्या है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज आपको मिल जाएगा Q, और इस टोटल चार्ज Q का बच्चों, इस टोटल चार्ज Q का आपको ये मिल गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत टफ नहीं है, कहाँ से आया है बच्चों, इसे आप कर सकते हो। ये टोटल चार्ज Q कहाँ से आया है, इसे आप अच्छे से कर सकते हो। कोई दिक्कत लगे तो आप इसको पूछिएगा जरूर मुझसे, ठीक है। लेकिन जरा इसका देखिए एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए आपको कोई कर्व दे दे, ग्राफ दे दे, तो ये हमें ये लाइन आपको दिख रही होगी, चलिए मैं वैसे ही बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं सीधे बनाता हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ठीक है ना। अब ये लाइन को हटाता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ आप। देखिए y एक्सिस और x एक्सिस है। y एक्सिस पे अगर हम शो कर रहे हैं करंट को और x एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं टाइम को। लेट सपोज यहाँ पर ये अब जब IT ग्राफ हो जाएगा, तो IT ग्राफ में मान लीजिए कि ये कोई ऐसे एक ग्राफ है। ग्राफ में यहाँ पर एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे B। अब अगर मैं A से परपेंडिकुलर डालूं टाइम पर, तो लेट सपोज यहाँ पे टाइम है t1 और B से ऐसे परपेंडिकुलर डालूं तो यहाँ पे टाइम क्या है, t2। अब अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा t1 से t2, ये पूरा ग्राफ है, हम क्या करें कि हमने एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, ये इतना छोटा सा स्ट्रिप, ये छोटा सा स्ट्रिप ले लिया। तो अगर इस छोटे से स्ट्रिप को मैंने ऐसे मिला दिया, तो इस छोटे से स्ट्रिप में जो इसका ये विड्थ होगा, लेट सपोज ये कितना हो गया, dt, और ये जो इसकी लेंथ है या हाइट है वो कितनी हो जाएगी, i। तो ये बेटा एक्चुअली ये स्ट्रिप क्या है, ध्यान से देखो, ये बच्चों इस एरिया क्या है, ये एरिया।
तो अब जरा इस फॉर्मूले में देखो किसका एरिया है ये भाई, ध्यान से देखो। तो Q अगर मैं लिखूं, वो क्या है, आई डी टी है, ध्यान से देखिएगा आप। तो आई जो है बच्चों, करंट जो आई है, यहाँ पे इस डायग्राम में देखो करंट आई क्या है, इस छोटे से रेक्टेंगुलर का ये है लेंथ, ठीक है। और डी टी क्या है इसका, वो ब्रेथ है। तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ करने से क्या मिल जाएगा आपको, एरिया मिल जाएगा। इस छोटे से स्ट्रिप का आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। इस बात से आप सहमत है कि नहीं सहमत है? तो एरिया अंडर दी कर्व तो है ये, लेकिन किसका है, dt का है। तो अगर हमें टोटल चाहिए पूरे का इसको, तो हम क्या करेंगे, इसको t1 से t2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, जरा इस बात को आप ध्यान से गौर करें। यहां पर यही चीज बच्चों फिर देखिए यहां पर भी दिया हुआ है, देखिए इसमें भी देख सकते हो आप कि ये बच्चों आई है, देखिएगा, देखिए ये एक्सिस पे हमने ले रखा है आई, ये एक्सिस पे रखा है हमने टी, ये हमने कोई एक ऐसे ग्राफ दे दिया, यहां से टाइम है t2, ये टाइम है t1। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, आप इनिशियल को t1 ले लो, इसको t2 ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें हो जाता है। तो आप अगर निकालोगे आई डी टी यानी ये, तो ये आई डी टी हमको क्या देगा, इस कर्व के अंदर का एरिया देगा। आप जब फाइंड करोगे आई डी टी यहाँ पे, क्योंकि हमको चार्ज फाइंड करना है, तो जब कर्व से फाइंड करोगे तो आई डी टी हमको क्या दे देगा, एरिया। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर हमें कर्व दे दिया जाए और उस कर्व से हमसे कहे टोटल चार्ज फाइंड करो, तो कौन सा कर्व दे दिया जाए, आई वर्सेस टी कर्व, आई टी कर्व दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, आई टी कर्व दे दिया जाए। तो आई टी कर्व में अगर आपको चार्ज पूछा जाए तो बच्चों आप क्या फाइंड कर दोगे, अगर आपसे चार्ज पूछा था तो आप क्या फाइंड कर दोगे, एरिया बिलो इंटरवल t1 टू t2, मतलब जो उस कर्व के अंडर का एरिया रहेगा आप वो फाइंड कर दो, आपको चार्ज मिल जाएगा। टोटल समरी इस पूरे कॉन्सेप्ट की ये है कि अगर आपको आईटी कर्व दिया है और आपसे चार्ज पूछा जाए तो आप वहां पे जो भी शेप बन रहा है उसका आप एरिया फाइंड कर दोगे बस। ज्यादा इसमें कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये कैसे आता है मैंने ये कर दिया आपको, ठीक है। तो अब यहां पर ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट कि अगर आपको टोटल चार्ज चाहिए तो आप क्या करो, वहां पे उसके अंडर का एरिया फाइंड कर दो, ठीक है ना। लेकिन इसी में एक कॉन्सेप्ट और भी निकल के आता है सामने, वो भी देखेंगे हम। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे सॉरी बच्चों, देखिए एक कॉन्सेप्ट इसमें ये भी है कि जैसे आपसे कभी एवरेज करंट पूछा जाए, एवरेज करंट, तो एक तरीका तो आपको एवरेज निकालने का ये पता है कि मान लो आपके पास 3 नंबर है, एक्स वाई जेड कोई भी ऐसे है, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाता है ना। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जी जेड क्या किया हमने, टोटल किया है, फिर उस टोटल को हमने डिवाइड किया है जितने नंबर है उससे। तो यही चीज़ बेटा हम करंट के लिए भी बना सकते हैं, और एवरेज करंट के लिए चीज़ कैसे बनेगी, बहुत आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत चीज़ें आसान है। जब हम करंट लिखेंगे एवरेज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल कह सकते हो करंट जो भी है, और उसको डिवाइड करोगे जो भी टोटल टाइम इंटरवल है। तो अभी हमने देखा करंट किससे मिलके बनता है, चार्ज से मिलके बनता है। तो आई एवरेज क्या हो जाएगा, ये करंट और जो भी टाइम आ रहा है वो टी। तो अब देखो यहाँ पे अभी हमने करंट को क्या लिखा है, क्यू को, यहाँ से देखो क्या लिखा है, लिख दो इंटीग्रेशन आई डी टी, कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक। अब इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी से, तो बताओ यहाँ पे टोटल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे
यहाँ पे टोटल में क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो, तो टोटल में जब करोगे तो टोटल में क्या आ जाएगा बताओ, टोटल में कहाँ से कहाँ तक आएगा, वो जो एरिया है वही तो आएगा। तो इसमें टोटल टाइम कैसे मिलेगा आपको, टोटल टाइम फाइनल माइनस इनिशियल, या तो यहाँ पे ये टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2। आई बात समझ में। तो जो ये दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है ये इसी के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। आप कन्फ्यूज होगा T2 माइनस T1 या T2 माइनस T1 में, फाइनल माइनस रीशो करोगे आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। तो जब एवरेज करंट पूछेगा तो इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाओगे। और ये कैसे आता है, तो मैंने यहाँ पे बगल में ये कॉन्सेप्ट भी रखा है। थोड़ा सा आपको बच्चों अटेंशन देना पड़ेगा, ये समझ में आएंगे, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बिल्कुल काम का नहीं है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना बच्चों। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर इसका मतलब तो ये हो गया, ठीक है ना। कहीं कुछ लगेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट इसका हो गया। अब इस पे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम उस पर देखेंगे, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन है या नहीं, चलिए ऐसा कोई क्वेश्चन हमको दिख तो नहीं रहा है, चलिए देखते हैं, नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन हमें नहीं दिख रहा है क्या। कोई नहीं, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं और सभी लोग उस क्वेश्चन को करेंगे। देखते हैं, चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो। चलिए, और साथ साथ आप नोट करोगे क्योंकि बच्चों मैंने वो क्वेश्चन ऐसे बना नहीं रखा है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि काफ़ी चीज़ें पढ़ाई करते रहिएगा, जितना हो सके रिवीजन भी करते रहिएगा, चीज़ें भूलना नहीं है। किसी लेक्चर नहीं आता है तो थोड़ा रिवीजन कर लिया करो। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं लेक्चर नहीं डालूँगा, थोड़ी गलती है मेरी, उसमें कुछ काम आ गया था जिसकी वजह से नहीं कर पाया मैं, लेकिन आप एटलीस्ट वो चीज़ किया करो, जैसे रिवीजन करते रहा करो। बहुत कुछ ऐसा है जो भी पीछे आपका है बाकी, ठीक है। तो मैं इस ग्राफ वाले बेस पे आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, वो हम देखेंगे जरा। चलिए, हो सके तो मेरे साथ साथ आप नोट करिएगा। करंट थ्रू ए वायर डिक्रीजेस लीनियरली। करंट जो है एक वायर के थ्रू कुछ सेटिंग्स में दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, करंट थ्रू ए वायर डिक्रीजेस linearly from 4 ampere to 0 in 10 सेकेंड। कैलकुलेट करना है आपको द चार्ज फ्लो थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। कोई चीज़ ना समझ में आए तो ऐसा नहीं परेशान होना, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, केवल लिख नहीं रहा हूँ। ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम,
देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो करंट थ्रू ए वायर, एक करंट जो है वायर में फ्लो कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है लीनियरली, का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। कैसे? पहले करंट था 4 एम्पियर, फिर बाद में कितना हो जाता है 0, और इस प्रोसेस में टाइम कितना लगता है 10 सेकंड का टाइम लगता है। तो आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, क्यों करना है, इस इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। अब बच्चों दो तरीके से कर सकते हो। देखो, आई इक्वल्स टू होता है क्यू बाई टी, आई होता है क्यू बाई टी, तो क्यू हो जाएगा बच्चों आई इंटू टी। लेकिन ऐसा कब करते हैं आप, जब आई आपको केवल एक वैल्यू दी होती है। यहाँ पे आई की दो वैल्यू दी हुई है। पहले वाला करंट मान लीजिए आई है वो है 4 एम्पियर है, बाद में 10 सेकेंड में ये डिक्रीज होकर के 0 हो जा रहा है। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, हमें आई ना लेकर के हमें आई एवरेज लेना पड़ेगा दो क्वांटिटी। तो यहाँ पे आई एवरेज क्या हो जाएगा, बोलिए, 4 + 0/2, और इसमें टाइम कितना लग रहा है 10। तो चार्ज कितना हो जाएगा, ये 4 + 0/2 मतलब 4/2 मतलब 2, और ये इंटू 10 यानी ये 20 कूलाम, ये हो गया 20 कूलाम। तो एक तरीका तो बच्चों ये है। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, आप इस पे ध्यान दीजिए। जो चीज़ यहाँ पे कही गई है, इसका क्या आप ग्राफ भी बना सकते हो क्या? आप पहले इस तरीके को नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या इसका आप ग्राफ भी बना सकते हो जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अगर ऐसा कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। क्या इसका हम जो स्टेटमेंट है, क्या हम इस स्टेटमेंट का ग्राफ बना सकते हैं क्या? तो आपको पहले ग्राफ के लिए क्या चाहिए, दो क्वांटिटी चाहिए जिन्हें आप वाई और एक्स पे पुट कर सको। तो एक्स पे तो हमेशा टाइम को ही लिया करो, जो एक्स एक्सिस है उस पर हमेशा टाइम को ही शो करो, तो उसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो चलिए इसका हम जरा ग्राफ बना के देखते हैं कि क्या इससे कुछ हो सकता है क्या। फिर इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं तो ये आपका वाई एक्सिस लेट सपोज, और ये आपका एक्स एक्सिस। मैं लाइन सीधी नहीं खींच पाऊंगा, है ना, तो समझ जाना आप खाली बस। यहाँ हमेशा जो एक्स एक्सिस है बच्चों, इस पर तो आप टाइम ले लो। तो दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, करंट, इसको आप यहाँ ले लो। अब करंट था बच्चों पहले 4 एम्पियर, तो लेट सपोज यहाँ पर है 4 एम्पियर, यहाँ पर कितना है करंट 4 एम्पियर है। अब ये डिक्रीजेज होते हुए करंट 0 हो जाएगा। तो करंट 0 कब होगा, 10 सेकेंड में। तो ये टाइम मान लो यहाँ तक है, ये 10 सेकेंड। तो करंट यहाँ से घटना शुरू हुआ और घटते 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 ये 0 हो गया। ये जो लाइन बनाओगे बच्चों यहाँ से 4 से लेकर 10 तक, ये इसको बेटा स्ट्रेट लाइन बनाओगे। क्यों? क्योंकि लीनियरली कहा है। तो मेरी लाइन भले सीधी ना हो, आपको लाइन जो है वो सीधा ड्रॉ करना है। अब आपको बच्चों यहाँ पे चार्ज बताना है। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया, और वो कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो देखिए क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाएगा। मैंने क्या बताया था अभी कॉन्सेप्ट में, कि अगर आपको चार्ज निकालना हो और आपको आईटी कर दिया है, तो आप उसके एंटर का एरिया फाइंड कर दीजिए। क्या फाइंड कर दीजिए, एरिया। देखिए यहाँ पे चार्ज ही तो फाइंड करना है, एरिया फाइंड कर दो। अब ये एरिया किसका फाइंड करोगे बताओ, साफ साफ दिख रहा है कि एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बताओ क्या हो जाएगा, 1/2 बेस कितना हो जाएगा इसका, तो बेस दिख रहा है 10, ये चीज, और हाइट कितना है इसका, तो 4। तो 2 से ये 5 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 20 कूलम। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप वो तरीका लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
ठीक है ना बच्चों। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था और इस कॉन्सेप्ट पे बेस हमने कुछ ये क्वेश्चन किए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उस कॉन्सेप्ट में हमने यहाँ की शुरुआती चीज़ें हमने कर ली। अब बच्चों जो इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को समझने में दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी से भी रीड करना है। मैं यहाँ भी आपको एनसीईआरटी से रीड कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको भी रीड करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद मैंने ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बार क्लास में बताई भी होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, यानी मेटल वायर है। अब मेटल वायर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली मूव किया करते हैं, कॉन्टिन्यूअसली मूव किया करते हैं। तो अगर हमारे पास मान लीजिए कि ये एक वायर है, तो वायर मैं थोड़ा सिलेंड्रिकल बना रहा हूँ क्योंकि सिलेंड्रिकल ही मानते हैं। तो ये वायर है जो कि सिलेंड्रिकल इन शेप है। अब इस वायर में बेटा क्या है, एनॉर्मस, बहुत ज़्यादा नंबर में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज़्यादा, मतलब जो हमारा इमेजिनेशन हो उससे भी बहुत ज़्यादा नंबर में यहाँ पे बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। कितने हैं, अगर इसकी बात की जाए तो बच्चों ये चीज़ आपके क्या कहते हैं, जो एनसीईआरटी है, जो भी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वहाँ बच्चों ये चीज़ दी रहती है कि अच्छा कितने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी वायर में। अब ये वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, मूव कर रहे हैं। तो मूव कैसे करेंगे, एक बात समझो। अभी जो ये वायर है बच्चों ना, इस वायर को देखिए हमने कहीं कनेक्ट नहीं किया है। तो वायर कहीं भी हो तो एक उस कमरे का जहाँ पे वायर होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ रूम टेम्परेचर होगा, जिसको आप 25 डिग्री सेल्सियस लेते हो। तो रूम टेम्परेचर की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो स्पीड होगी उसे हम कहेंगे थर्मल स्पीड, ठीक है। अब ये थर्मल स्पीड आपको कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों वो मूव करेंगे, कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहेंगे, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होगी वो रैंडम होगी एंड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो यहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं इन रैंडम और साथ ही साथ पॉसिबली इन ऑल डायरेक्शन, पॉसिबल इन ऑल डायरेक्शन, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है। क्यों, क्योंकि हर बार क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से या आयन से कोलाइड करेगा और हर एक कोलिजन के बाद क्या होगा, इसकी स्पीड, सॉरी डायरेक्शन और स्पीड दोनों बदल जाएगी। तो यहाँ पर अभी मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है, तो आप निकाल सकते हो कैसे। पहली चीज तो यहाँ पे इसके पास है काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv², ठीक है। अब ये हाफ mv² एनर्जी इसके पास किसके वजह से है, रूम टेम्परेचर की वजह से है। रूम टेम्परेचर जो थर्मल स्पीड होता है वो आपने क्लास 11 में पढ़ा, कितना होता है, 3/2 kT। तो एक्चुअली में जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास है वो किससे बराबर होगा, 3/2 kT के। यहाँ पे के क्या हो जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी क्या हो जाएगा, ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर जिस पे ये मूव कर रहा है। अब बच्चों ये जो स्पीड होगी ना, ये केवल v स्पीड ना होगी, ये RMS स्पीड होगी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्यों कहलाएगी, पहली चीज तो यहाँ पे बच्चों जितने भी चार्जेस मूव कर रहे हैं, मान लो ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऐसे हम चुन लें, तो जितने चार्ज राइट में क्रॉस करेंगे उतने ही लेफ्ट में क्रॉस करेंगे, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि एनॉर्मस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लगभग 10⁻28 पर मीटर क्यूब में है। तो अब हम जब चार्जेस लेंगे तो बच्चों हमें एग्जैक्ट नंबर्स ना पता होंगे तो उनका मीन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो RMS स्पीड कितनी आ जाएगी, ठीक है, 2 से 2 की कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 3 kT/m, जहाँ पे m क्या बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो रूम टेम्परेचर पे अगर हम के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन का मास पुट कर दें तो ये जो RMS स्पीड आ जाती है इलेक्ट्रॉन की, ये कुछ 10⁵ मीटर पर सेकेंड आ जाती है।
यानी अगर आपने हाथ में एक वायर लेके तुम बैठे हुए हो, वो वायर कहीं भी कनेक्ट नहीं है, सिंपली हाथ में आपके वायर है, तो उस वायर में भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो वो स्पीड मैंने आपके सामने लिख दी, 10⁵ मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। अब मैंने आपको पढ़ा रखा है कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट का आपने कहीं ना कहीं शौक तो आपको कभी ना कभी जीवन में फील हुआ होगा, नहीं फील हुआ तो फील करने मत जाना, बस जानो कि झंझनाहट सी होती है। तो अब अगर आप अपने हाथ में ऐसे एक ये वायर ऐसे लेके बैठे हो और ये वायर कनेक्ट नहीं है, तो ये मेटल वायर है, तो इसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 10⁵ मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। अब जब 10⁵ मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हो कि सर इतनी अच्छी खासी स्पीड से मूव कर रहे हैं क्यों, थर्मल एनर्जी की वजह से, सामने लिखा हुआ है थर्मल स्पीड की वजह से। अब इसके वजह से करंट बनना चाहिए, लेकिन आपको कोई करंट फील नहीं होता है, कोई करंट फील नहीं होता है। क्यों फील नहीं होता है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये मूव कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली लगातार मूव कर रहे हैं और जितने भी डायरेक्शन है उसमें मूव कर रहे हैं, तो बेटा जब इनका एवरेज निकालते हैं तो प्लस माइनस करके क्या होता है, जीरो हो जाता है, यानी हमें करंट फील नहीं होता है। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव तो कर रहा है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, ये स्पीड से, लेकिन आपको कोई करंट फील नहीं होता है। ठीक है, और इसका मैंने आपको एग्जांपल क्लासरूम में दे दिया था कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर एक डायरेक्शन में हैं, कहीं भी हैं, टकरा रहे हैं, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन में यहाँ पे करंट बन ही नहीं पाता है। लेकिन अगर हम क्या करें कि हम इसको कनेक्ट कर दें किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसका डेरिवेशन मैं बच्चों में आपको कराऊंगा, अभी बस केवल एक डायरेक्ट चीज़ें बता दे रहा हूँ, इसका अच्छा डेरिवेशन वो कराऊंगा बोर्ड के लिए, अभी तो बस नीट हो जाएगी कॉन्सेप्ट में करा दे रहा हूँ। ये वायर था। अब वायर अगर आपने कहीं कुछ नहीं कर रखा है, सिंपली ऐसे कहे तो आपको पता है कितने स्पीड से हैं, थर्मल एनर्जी की वजह से, रूम टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब अगर बच्चों मैं यहाँ पर देखूँ तो इलेक्ट्रॉन पहले कैसे थे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर है, ये नीचे है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये बच्चों ऐसे रैंडम बिखरे हुए हैं हर एक डायरेक्शन में, और जब रैंडम डायरेक्शन में ये स्पीड स्पीड से मूव कर रहे हैं तो कोई करंट फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम इस वायर को कनेक्ट करते हैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करने का मतलब नहीं है, एक्चुअली उसको हम कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज देते हैं। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर एक सेल या बैटरी से, यानी इसको लगा दिया प्लस और इस पे लगा दिया माइनस। तो देखिए एक एंड पे लगा दिया प्लस, एक पे माइनस, यानी यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब अंदर बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज को निगेटिव क्या करता है, रिपेल करता है, पॉजिटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव एंड उसको रिपेल करेगा। तो जो अभी तक इलेक्ट्रॉन सभी डायरेक्शन में बिल्कुल बिखरे हुए थे, अब ये एक फिक्स डायरेक्शन में ऐसे मूव करना शुरू करेंगे, ये एक फिक्स डायरेक्शन में ऐसे मूव करना शुरू करेंगे। यानी कैसे, माइनस से प्लस, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, माइनस से प्लस। इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा, और यहाँ पे आपने बैटरी लगाया जिसका पोटेंशियल है V, तो इस पे प्लस और इस पे माइनस आने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो गया, प्लस से माइनस, यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, राइट साइड, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, इस तरफ। करंट कहाँ बनेगा, प्लस से माइनस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, जब आपने इसको एक एक्सटर्नल पोटेंशियल से लगाया, पोटेंशियल लगाने के बाद इसमें क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। तो अब जो बच्चों करंट बनेगी वो करंट आप फील कर सकते हो, वो करंट से आप कोई भी डिवाइस वगैरह भी ऑन कर सकते हो, चला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से, कहने का चाहता हूँ ध्यान से सुनना बच्चों, कि जब हम वायर को कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल पोटेंशियल V से, यानी बैटरी से या सेल से, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो पहले किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वो अब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी जिस तो कुछ ना कुछ स्पीड से मूव करेगा। तो यहाँ पे स्पीड V होगी, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते बच्चों ड्रिफ्ट करना शुरू करेगा। पहले क्या था, हर एक डायरेक्शन में ऐसे जा रहा, टकरा के फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जा रहा था। अब ये एक थोड़ा सा ड्रिफ्ट करते हुए, मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब जो इसकी स्पीड होगी वो ड्रिफ्ट स्पीड कह जाएगी, और ये ड्रिफ्ट स्पीड
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया है, ये बैटरी लगाने से वी से आया है। तो अगर ये वायर का अगर हम लेंथ ले ले एल, तो आपको पता है ये वी कितना हो जाता है, ई बाई एल। कहाँ से हुआ ये, तो ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर से, जहाँ पे ई वी और ये आर हो जाता है। ठीक है, अब इसको जब पूरा सॉल्व करते हैं बच्चों, तो एक्चुअली यहाँ पे वी डी कितना आ जाता है, ये डेरिवेशन आपको कराऊंगा, ई ई बाई एम और ये टाउ। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलता है हमें, जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। अब ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये ड्रिफ्ट स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ई के था। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाने के बाद जो चीजें आई हैं, ये स्मॉल ई, ये टाउ और एम, ये कांस्टेंट आया है। ये स्मॉल ई क्या है, तो ये बेसिक चार्ज है जो आपका होता है 1.6 × 10⁻⁹। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। टाउ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टाउ क्या है, तो बच्चों टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है बच्चों, आपका रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या है, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, टकराने के बाद जैसे चला मान लो फिर टकरा गया, तो कुछ देर के लिए बच्चों ये रेस्ट पे आ जाता है। और वो कुछ देर कितना होता है, बहुत स्मॉल होता है, लगभग 10⁻⁸ सेकेंड होता है। तो उस 10⁻⁸ सेकेंड जब रेस्ट पे आता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, तो टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जब वो वायर के अंदर मूव करता है, उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं टाउ, जो बहुत ही कम होता है, 10⁻⁸ सेकेंड होता है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर्स की बात करते हैं, तो ये थर्मल स्पीड था, जब हमने कहीं कनेक्ट नहीं किया था तब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, और इस स्पीड से मूव कर रहा था, लेकिन उसकी वजह से कोई करंट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसको हम कनेक्ट कर देंगे किसी सोर्स से यानी बैटरी से, तो बैटरी से लगाते ही, सेल से लगाते ही, या जैसे आप कमरे में सर्किट है उसमें लगाते ही, जो सॉकेट है प्लस माइनस, तो इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन सेट होते हैं मूव करना है एक फिक्स डायरेक्शन में। जिस स्पीड से मूव करेंगे उसे ड्रिफ्ट स्पीड कहेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई होता है, इसका डेरिवेशन बच्चों मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, एम क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से बच्चों ये इस पे बेस क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो आपको आज जब एनसीईआरटी ओपन करना है तो इस एनसीईआरटी में यही एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना है। ठीक है, फिर मैं आपको इसको इस चीज़ में एनसीईआरटी में कराऊंगा भी, है ना, ऐसा नहीं कि ये चीज़ है, तो इसको डेरिवेशन भी कराऊंगा जो बोर्ड के लेवल पे आता है, लेकिन एग्जाम के लेवल पे अभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो जो मैंने ये क्वेश्चन जहाँ पे सॉल्व कर दिया वहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा हुआ आपके सामने, व्हाट डू यू मीन बाई थर्मल मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। तो आप यही कहोगे किसी भी कंडक्टर में थर्मल मोशन का मतलब सिंपली ये है कि वहाँ पर रूम टेम्परेचर पे जो थर्मल एनर्जी होती है, उस थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रॉन का थर्मल मोशन कहते हैं। और वो कितना हो जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर 3/2 के टी, वी निकालते 10⁵ मीटर पर सेकेंड आ जाता है। ठीक है, तो ये थर्मल मोशन की बात थी। अब इसके बाद हम बच्चों अगले क्लास में करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये मत सोचना कि सर ने बहुत लंबा गैप कर दिया था फिर से ऐसा हो जाएगा, इधर मैं आपको लेक्चर कॉन्टिन्यूस दूंगा। तो इसके बाद ही जस्ट आपको दूसरा लेक्चर मिल जाएगा, तो वहाँ पे मैं आपको इसका डेरिवेशन कराऊंगा बिल्कुल डिटेल में, ताकि बोर्ड्स में अगर कभी ये गलती से आ जाए, ठीक है, आता है गलती से क्या मतलब, तो आप इसे अच्छे से कर सकें। किसी दिन कोई लेक्चर ना रहे तो मैंने जो आपको असाइनमेंट दिए हैं बेटा वो करते रहिएगा। ठीक है, असाइनमेंट सारे करने हैं क्योंकि वो सारे असाइनमेंट बोर्ड लेवल के ही हैं, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम फिर के हमको मिलने ही वाले हैं, तो उन्हें ज़रूर लिखिएगा, लापरवाही मत करिएगा कि उसको नहीं करूँ मैं, है ना। बाकी मैं इधर कोशिश करूँगा कि पूरी चीज़ आपकी रेगुलर रहे, कोई भी चीज़ मिस ना हो, और उसको हम फिर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। जो मैंने आज आपको पढ़ाया है एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से आप देख लीजिए। आज हमने जो भी शुरुआत की है वो कहाँ से की है, तो आज की शुरुआत में मैंने आपको तो एक तो बोहर मॉडल का जो क्वेश्चन था वो लगवा दिया यहाँ से, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। फिर नियॉन डिस्चार्ज ट्यूब वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो करंट बनता है बता दिया मैंने, ठीक है ना। उसके बाद ये एरिया अंडर द कर्व का ये ठीक था, और इस पे बेस हमने एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखा। सारे बच्चों नोट्स बनाने हैं आपको, इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको। फिर थर्मल जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर कैसे बनता है, ये मैंने आपको बात यहाँ पे सिखाई है। तो आज जो है बच्चों इतना ही है, जो है अब इसके आगे है कैसे रहेगा आपको बता दिया जाएगा, मतलब मैं आपको इसी लेक्चर्स में अप्रूव करता रहूँगा। कोई चीज़ है तो मेरा नंबर आपके पास है ही, नहीं है तो एक बार मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, कहीं आपको लगता है तो आप मुझे ये
व्हाट्सएप करोगे आप पहले तो, ठीक है, 7525905582 इस पर व्हाट्सएप करोगे कि सर यहाँ पे चीज़ नहीं समझ में आई है, ठीक है। तो मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा कि अच्छा ये ऐसे होता है, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके बाद।